ले कि ये जो 6 अफसरान और एहलकार हैं इनकी जान नहीं छूटने वाली और ये एक लंबे अरसे के लिए जेल में रहने का बंदोबस्त कर लें। तो कल वो अपने लिए रियायतें मांगते फिर रहे थे अदालत से। उन्होंने कहा जी मुझे ना लंग्स का मसला है, तो अभी 3 दिन के जिस्मानी रिमांड में इनके फेफड़े ख़राब हो गए हैं। जो सबसे ज़्यादा रिकवरी हुई है वो उस एडिशनल डायरेक्टर से हुई है जो हमें दर्ज दे रहा था कि भाईजान कौम तबाह हो रही है, नौजवानों का मुस्तकबिल जो है वो बर्बाद हो अच्छा। रहा है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, हम मेरिट पे काम करेंगे, अपने मुल्क को जब बदनाम नहीं होने देंगे। उनसे 1.5 करोड़ रुपया बरामद किया है एनसीसीआई ने और अभी ये सिलसिला जज़बान नातिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास वान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। कुछ बातें आपके साथ करनी है एनसीसीआई के एहलकारों के हवाले से। कल उनको अदालत में पेश किया गया था और ऑर्डर क्या हुआ, उसमें क्या क्या चीज़ें मंजर यहाँ पर आई हैं, सारी बातें करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर वकास भाई मौजूद हैं। वकास भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वकास भाई, आपने कल की समाअत भी देखी और आपने ऑर्डर भी पढ़ा, क्या क्या चीज़ें निकल के सामने आई हैं इसमें से? नातिक भाई ये जो केस है ना, एनसीसीआई की जो अफसरान हैं जिन्होंने डकी भाई से रिश्वत ली, ये शुरू में लग रहा था कि ये 90 लाख तक मामला जो है महदूद हो जाएगा और शायद इनकी जान जल्दी छूट जाएगी। लेकिन ये जो ऑर्डर सामने आया है इनकी जिस्मानी रिमांड के हवाले से, इसको पढ़कर अगर कोई समझ सके तो ये समझ ले कि ये जो 6 अफसरान और एहलकार हैं इनकी जान नहीं छूटने वाली और ये एक लंबे अरसे के लिए जेल में रहने का बंदोबस्त कर लें। क्योंकि कल जब इनको पेश किया गया तो जो तफ्तीशी अफसर था उसने एक रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। उसमें बताया कि जब हमने इन्हें गिरफ्तार किया तो हमें ये था कि इनसे 90 लाख बरामद होंगे, लेकिन 3 दिनों के अंदर इन 6 अफसरान से 4.5 करोड़ रुपया बरामद किया गया है। 4.5 करोड़। मतलब इतनी बड़ी रकम इनसे 3 दिनों में रिकवर की गई है और जो सबसे ज़्यादा रिकवरी हुई है वो उस एडिशनल डायरेक्टर से हुई है जो हमें दर्ज दे रहा था कि भाईजान कौम तबाह हो रही है, नौजवानों का मुस्तकबिल जो है वो बर्बाद हो अच्छा। रहा है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, हम मेरिट पे काम करेंगे, अपने मुल्क को जब बदनाम नहीं होने देंगे। उनसे 1.5 करोड़ रुपया बरामद किया है एनसीसीआई ने और अभी ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। अब प्रोसिक्यूटर ने अपने कल अदालत को बताया, ये ऑर्डर में भी लिखा है कि ये जो मुल्ज़मान है ये कोई सीधे साधे मासूम मुल्जिम नहीं है, ये बड़े नौ वारदाती नहीं है और ये जो मुल्ज़मान हैं ये इनको सारा तरीक़ेकार आता है कि किस तरह इन्होंने चीज़ों को हैंडल करना है और मैनिपुलेट करना है और किस तरह जो है ना शवाहिद को इधर उधर करना है सारी। क्योंकि ये एनसीसीआई के लोग हैं, एक अरसा दराज से इस फील्ड में है, तो उनको पता है कि कहाँ कहाँ से इनकी पकड़ हो सकती है। उन्होंने ये भी बोला, मैं आपकी बात में एडिशन कर दूं, उन्होंने ये बोला कि बेशक ये पुराने हमारे कोलीग हैं, हाँ जी। तफ्तीश अफसर ने बोला, लेकिन फिर भी हमने तफ्तीश ज़रूर करनी है। आगे सर। अच्छा, अब कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये लिखा कि जब प्रोसिक्यूशन ने अदालत में ये स्टेटमेंट दिया कि इनसे मजीद रिकवरी हो सकती है, तो अदालत ने अपने फैसले में कहा कि जब इनसे मजीद रिकवरी हो सकती है तो फिर हम जो तफ्तीशी अफसर है उसको हम पूरा मौका देंगे कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करे और इनसे जितनी भी रिकवरी मैक्सिमम हो सकती है वो कर ले। क्योंकि अदालत ने ये कहा कि हमने इस केस में देखना है कि ये कोई आम नौयत का केस नहीं है, ये उन लोगों का केस है जो कि मेरे सामने बतौर प्रोसिक्यूशन पेश होते रहे थे, मेरे सामने मुल्ज़िमान को पेश करते थे। आज वो खुद मुल्ज़िम बनकर यहाँ पर आए हैं, तो इनसे जो चीज़ें बरामद हो रही हैं वो हैरानकुन है और 3 दिन में इनसे करोड़ों रुपया बरामद हो चुका है। और एक चीज़ और बड़ी मज़े की कल हुई कि जो एडिशनल डायरेक्टर साहब हैं चौधरी सरफराज साहब, वो जनाब मुल्ज़मान के बारे में तो उनके रिमार्क्स होते थे कि मैं इसको भाई नहीं कहूँगा, ये बेगैरत है, ये नासूर है माशरे का, ये इन्होंने कौम को तबाह कर दिया, इनके लिए कोई रियायत नहीं है। तो कल वो अपने लिए रियायतें मांगते फिर रहे थे अदालत से। उन्होंने कहा जी मुझे ना लंग्स का मसला है, तो अभी 3 दिन के जिस्मानी रिमांड में इनके फेफड़े ख़राब हो गए हैं और 3 दिन के जिस्मानी रिमांड के बाद जो है उन्होंने अदालत को कहा जी मुझे लंग्स का मसला है, मैं कोर्ट में इतनी देर खड़ा नहीं हो सकता, तो अच्छा, मुझे जो है ना ज़रा नीचे गाड़ी में ये भिजवा बिल्कुल दें। हुआ ज़रूर था कि जब जो जज साहब हैं उन्होंने पूछा कि किसी की तबीयत तो नहीं ख़राब हो रही, क्योंकि हाँ वहाँ पे जी, काफ़ी ज़्यादा लोग मौजूद थे और हवस का माहौल हफ्ते था। तो किसी की तबीयत तो नहीं ख़राब हो रही, तो इसमें जो एडिशनल डायरेक्टर हैं उन्होंने अपना हाथ खड़ा किया, सर जी मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। उन्होंने कहा सर ठीक है, फिर आप इनको जो है ना नीचे गाड़ी मैं में ले वही जाएं। तो कह रहा हूँ ना कि डकी भाई का 22 दिन का जिस्मानी रिमांड हुआ और 22 दिन के जिस्मानी रिमांड में हर रिमांड के ऊपर जो है ना एक नई चीज़, एक नया बयान, एक नया स्टेटमेंट, सैकड़ों इंटरव्यूज बिल्कुल। जगह जगह पर जनाब। तो अपना 3 दिन का रिमांड हुआ और 3 दिन के रिमांड के बाद वो कह रहे हैं कि मेरे तो फेफड़े नहीं काम कर रहे, तो मुझे तो गाड़ी में भिजवा अच्छा। दें।
तो ये हाल है इन लोगों का। तो जब अपने पे आती है तो फिर सबको अपनी अपनी फिक्र पड़ जाती है। तो अब आगे चलकर कोर्ट ने ये कहा कि 3 दिन का इनका मजीद जो है जिस्मानी रिमांड हमने हम्म। दे दिया है, और तफ्तीशी अफसर को ये हिदायत की है कि आप अपनी इन्वेस्टिगेशन को जल्द अज जल्द कंप्लीट करें, और आइंदा पेशी जब इनकी होगी तो उसमें इम्कान ये है कि ये 2 लोग और पकड़े हैं, डिप्टी डायरेक्टर उस्मान साहब, सलमान और उस्मान। उस्मान, उनका आज जिस्मानी रिमांड है जिला कचहरी में, उनको आज पेश करना है। तो ये जो एनसीसीआई का जो मिशन था कि उन्होंने सोसाइटी को जुए से पाक करना है, गैम्बलिंग से पाक करना है, तो अब एफआईए ने ये मिशन बना लिया है कि हमने एनसीसीआई को रिश्वतखोरों से पाक करना है। तो उसके लिए जो है वो कार्रवाइयाँ जारी हैं, और बड़े ज़ोरों शोर से जारी हैं, और बड़े जो धड़ल्ले से जो है वो काम हो रहा है। किसी को कोई रियायत नहीं मिलने वाली कि जितने भी लोग हैं इनसे मजीद रिकवरियाँ भी होंगी। अब 3 दिन बाद देखेंगे कि एक और रिपोर्ट आएगी, और अभी तो बहुत से लोगों ने सामने आना है जिन्होंने जिसने रिश्वत दी है इनको, जिसको इन्होंने तंग किया हुआ है। अभी तो लोग क्योंकि खौफजदा थे, डरे हुए थे कि यार नहीं हमने बस ठीक है हमारा काम हो गया, लेकिन अब मेरी 2-3 लोगों से बात हुई है, वो ऐसे ऐसे किस्से सुनाते हैं इनकी दास्तानों के, कि बंदा कहता है कि यार ये ऐसे भी हो सकता है। तो अन करीब आप ये देखेंगे कि ये जो एनसीसी के अफसरान हैं इनके गिर्द घेरा मजीद तंग होगा, और बहुत से और कंप्लेनेंट। अभी तो एक अरूप जितोई सामने आई है ना, अरूप जितोई ने कहा है कि जनाब ये मुझसे उन्होंने रिश्वत ली है डक्की को जुडिशल करवाने सर के मेरा लिए। सवाल आपसे ये है कि रिश्वत की अगर बात करें, जब डक्की को पकड़ा गया था तो कहा गया था कि जी लोगों का पैसा डूब गया है, लेकिन मंजर यहाँ पर नहीं थे, तो इसमें भी अगर ना आए मंजर यहाँ पर नहीं लोग, तो वो एफआईआर किसकी मुद्दत में वो हुई है? तो वो अरूप मंजर आम पर आया है ना, हम्म। बंदा एक आ गया है ना, हम्म। अभी लाइनें लगने वाली हैं। अच्छा अभी आप मुझे देखेंगे कि इनके खिलाफ और कंप्लेनेंट भी सामने आएंगे, जो कहेगा यार ये मुझसे महाना इतना लेता था, ये मुझसे महाना इतना लेते थे। तो ये जो चीजें हैं ना ये अब आगे से आगे निकलेंगी। सर जायदाद के हवाले से भी बताइएगा कि उन्होंने कुछ ऐसी ऑर्डर में कुछ लिखा हुआ है जायदाद के हवाले से कि हमने उस हवाले से भी तफ्तीश करनी है कि कितनी प्रॉपर्टी है और कितने कॉल सेंटर से कितना पैसा खाते रहे हैं ये क्या? यार ये तो एक अंडरस्टूड बात है कि जब आप गिरफ्त में आते हैं ना, तो पहले जो इन्वेस्टिगेशन इदारे होते हैं वो आपकी जानते हैं कि यार इसकी आमदनी कितनी है, और इसका जो रहन सहन है, इसका जो अजराए आमदन है वो क्या है, और ये जो ठाट बाट ये कैसे आ रहे हैं। तो डेफिनेटली अपने आर्डर में कोर्ट ने लिखा हुआ है कि तफ्तीशी ने अदालत को ये बताया कि अभी हमने इनके खिलाफ जो आमदन से जायद असासे उन्होंने बना रखे हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन भी करनी है। यानी अगर किसी की तरह किसी एडिशनल डायरेक्टर की सैलरी जो है वो 3-3.5 लाख रुपए है, तो उससे ये पूछा जाएगा कि यार ये बंगला कहाँ से आया, ये अच्छा प्रॉपर्टी कहाँ से आई, ये टूर तुमने गए थे कहाँ से किया, ये चीजें कहाँ से की। तो अब मैंने जैसे पहले मैंने कहा कि अब ये जो चीजें हैं ये ऐसे ही आगे से आगे निकलती चली जाएंगी, और इनके लिए आने वाले दिन जो है बड़े मुश्किल होने जा रहे हैं। अच्छा वकास पे मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या स्पेसिफिक अमाउंट जिस जिस शख्स ने ली है, जैसे बताया गया कि सबसे ज़्यादा अमाउंट जो है क्योंकि सरफराज ने ली है 1,36,00,000 समथिंग, बाकियों ने कितनी कितनी ली ये भी बताइएगा अच्छा ज़रा। यार ये ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि किसी से कोई 70 लाख बरामद हुआ है, किसी से कोई 10 लाख बरामद हुआ है, ठीक है किसी से इस तरह करके कोई 4.5 करोड़ रुपए की रकम ये जो है ना ठीक है बनती है टोटल। लेकिन इसको लीड जो किया है वो एडिशनल डायरेक्टर साहब ने ठीक है। किया है, उनसे सबसे ज्यादा 1.5 करोड़ की रकम बरामद हुई है, अच्छा और ये भी मजीद काम जारी है। अच्छा वकास भाई मेरा सवाल आपसे ये है कि इस केस में डकी भाई के केस में एक स्पेसिफिक अमाउंट की बात होती रही है 3,26,420, और मुझे वो अमाउंट याद हो गई है। तो इस हवाले से भी चीज़ सामने आई कि असिस्टेंट डायरेक्टर जो है जो शुएब रियाज है उसने वो अमाउंट उनके बाइनेंस अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया है। अच्छा इस पर उनके वकील का ये था कि इस हवाले से कोई एविडेंस नहीं दिया गया कि ये जो रकम है ये शुएब रियाज के अकाउंट में ट्रांसफर हुई है। लेकिन अगर इस बात का एविडेंस नहीं है कि शुएब रियाज के अकाउंट में आई है, तो इस बात का एविडेंस भी नहीं है कि वो रकम जो है वो सरकारी खजाने में आई है। मतलब अगर शुएब रियाज ने अपने अकाउंट में ट्रांसफर नहीं की ठीक है तो फिर वो सरकारी खजाने में होनी चाहिए। सही वो है। इसका माल मुकदमा है वहां तो होनी चाहिए ना, अगर वो तो रकम वहाँ पर वहां भी भी नहीं नहीं है। और जब शुएब रियाज साहब ने खुद तस्लीम किया था कि हमने इनसे 3,26,420 डॉलर रिकवर किए हैं, अच्छा तो वो जब वो कोर्ट ने अपने ऑर्डर में भी लिखी हुई थी ये बात कि इतनी रकम हुई है, बेल खारिज हुई, उस ऑर्डर में भी लिखा हुआ था कि बेहारी इसी इसी बुनियाद पर हुई। हुई थी। तो वो जो पैसे हैं वो तो सरकार के हैं, वो तो देने पड़ेंगे, चाहे शुएब रियाज साहब दें या कोई और दे, लेकिन वो जमा होंगे जब इस केस का ट्रायल कंक्लूड होगा। क्योंकि वो जो चीज़ें वो सारी चालान में भी लिखी हैं, अब वो
पैसे डकी को वापस उस सूरत में मिलेंगे ठीक है जब वो इस केस से बेगुनाह करार देकर उनकी बाइज्जत बरी होंगे। सर वो पैसे कैसे मिलेंगे, वो तो शेवरेज के पास है, हो सकता है वो नहीं, वो नहीं रख सकते, वो देने पड़ेंगे वापस, ठीक है वो तो अच्छा देने पड़ेंगे। सही है। सर मेरा आपसे सवाल ये है कि जिन जिन केसेस के ऊपर ये तफ्तीश कर रहे थे जी जी उस हवाले से भी उन्होंने रिकॉर्ड मांगा है, तो क्या लगता है वो लोग भी सामने आएंगे? भाई मैंने अभी आपको क्या कहा कि बहुत से कंप्लेनेंट सामने आने वाले हैं। मैं कह रहा हूँ तफसील से आप बता दें। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि कॉल सेंटर्स वाले आएंगे, हम्म ठीक है जी, किसी ये जो बैंक अकाउंट वगैरह फ्रीज कर देते हैं, अक्सर हम खबर सुनाते हैं कि बिल्कुल फलाने का बैंक अकाउंट फ्रीज, हाँ जी उसका बैंक अकाउंट फ्रीज, उस बैंक अकाउंट को जो है ना डी फ्रीज करने के भी पैसे चलते हैं, अच्छा इस पर भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ठीक है, मतलब कि कितने अब भाई बड़े बड़े तुम्हारा, नाम, क्योंकि नाम हाँ सामने आए थे, जी रजब भट्ट के भी आए थे, क्योंकि जी अकाउंट सीज हो गए हैं। हाँ जी, तो ये ये जो है ना, वो मैंने आपको पहले कहा कि ये जो मामला है ना ये बहुत बड़ा हो गया है और इसमें चीजें निकलती चली जाएंगी और ये लोग उस अच्छा दलदल में मेरा फंसते चले अवकाश जाएंगे। में सवाल आपसे ये है कि मैं जब कमरा अदालत में मौजूद था तो मुल्ज़मान के वकील ने एक सवाल उठाया कि ये पैसे जो 90 लाख रुपए बताया गया, ये कहा गया जी हमने डक्की को रिलीफ दिया, हमें बताया जी हमने कहाँ पर डक्की को रिलीफ दिया, कहाँ पर रिलीफ मिला, हमें देखने में तो नहीं मिलता कि डक्की को रिलीफ मिला, क्योंकि वो भी सलाखों के पीछे है। ये वैलिड पॉइंट है, ये हम डिस्कस करते रहे हैं कि बात हो रही थी कि हम उसको रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन 22 दिन का जिस्मानी रिमांड हो गया। लेकिन रिलीफ देखें, जैसे ये लिखा है ना कि वो कहाँ है रिलीफ, वो कोर्ट में अपने ऑर्डर में ये भी लिखा है कि ये मुल्जिमान कोई नए मुल्जिम नहीं है, ये इनको सारा तरीक़ेकार पता है। अच्छा और हो सकता है कि उनकी अंदर अंडरस्टैंडिंग हो रही हो कि यार हम तुम्हें रिलीफ देंगे, लेकिन ये ज़रा हम इसको टेक्निकल बुनियादों पर देंगे ताकि आगे चल के जब तुम्हारा ट्रायल शुरू होगा तो वहाँ पे जाके तुम्हें इसका फ़ायदा होगा। तो ये हम लूप होल छोड़ते चले जा रहे हैं। जैसा कि ये जो $3,26,420 की बात हुई, जैसा ये बात हुई कि यार डक्की के अलावा किसी और यूट्यूबर को गिरफ्तार नहीं किया गया, ठीक है या फिर आप ये कर लें कि ये जो एप्लीकेशंस हैं वो अभी भी चल रही हैं, तो इस तरह से मिल मिला के सर चीजें चल रही थी। मेरा आखिरी सवाल है, एक बात ठीक है और कि एक रिमांड पर डकी भाई ने खुद आकर कहा कि जी मुझे अभी मेरा और रिमांड हाँ दे दें, बिल्कुल, जब 2 दिन ठीक का है। रिमांड हुआ था तो मुझे। ये क्या कभी आपने सुना कि कोई मुल्जिम आकर खुद कहे हरगिज़ कि नहीं, मेरा और रिमांड दे दे? तो हरगिज़ इसका नहीं, मतलब है कि चीजें वहां पर डेवलप हो सेटल डाउन हो रही थी। सेटल डाउन हो रही थी, बार्गेनिंग चल रही थी वहां पे। आप बोलिए सर मेरा आखिरी सवाल आपसे मियाँ अली इशफाक साहब के ऊपर, जी, क्योंकि सोशल मीडिया पे उन पे खासी तनकीद हो रही है कि ये किस बात पे? मैं बताता हूँ आपको। तनकीद इस वजह से हो रही है कि ये पहले रजब भट्ट का और इकरा कंवर का केस देख रहे थे, सही है। जो मुल्जिमान बनाए हुए थे एनसीसीआईए ने, अब उन्हीं एलसीसीआईए के जो एहलकार हैं उनका वो केस लड़ रहे हैं, तो उनके इसमें खिलाफ। क्या है? यही बात है कि अब पहले वो वकील एक प्रोफेशनल वकील है, वो केस नहीं करेगा तो क्या डिफेंड तो करेगा? वो कर रहा है ना सर। किसको डिफेंड कर? अब ये देखें एक यार शख्स एक मिनट, रजब भट्ट पर क्या इल्जाम था? कि वो जुआ की एप्लीकेशन प्रमोट कर इन रहे पर हैं, क्या इल्जाम है? कि ये जुए की एप्लीकेशन जो प्रमोट कर रहे हैं उनसे पैसे ले रहे हैं। रिश्वत ले रहे हैं। हाँ जी तो ये केस है रिश्वत का, ठीक है वो केस है जुए की प्रमोशन का। ठीक ये है। दो डिफरेंट अलग अलग चैप्टर हैं। ऐसा नहीं है कि वो दोनों का केस सेम है, या एडिशनल डायरेक्टर साहब पर भी जुए की प्रमोशन का ही इल्जाम है, उन पर तो रिश्वत का केस है, वो और केस है। अब जो मियां अली इशफाक साहब है, आप उनका जो बैकग्राउंड देखते हैं ना तो वो पता चलता है कि बड़े काबिल वकील हैं और बड़ा ज़बरदस्त वो काम करते हैं और प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। यही वजह है कि वो चौधरी सरफराज जब मुश्किल में आए तो उन्होंने सबसे पहले उनकी तरफ कहा कि यार तुम आ जा ज़रा, अच्छा ठीक है। तो वो इसमें कोई बात नहीं है, इसमें कोई मसला नहीं है, तनकीद सोशल मीडिया पर होती रहती है। और देखें, दो अलग समझने की बात है कि जो जुए की प्रमोशन का केस है वो अलग है, जो रिश्वत का केस है वो अलग है। ये दोनों डिफरेंट केस हैं और डिफरेंट अक्यूज हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं है मेरा ख्याल। चले, बहुत शुक्रिया अवकाश पे आपके टाइम का। अब तक की अपडेट ये है कि एनसीसीआई को 3 दिन का मजीद रिमांड के ऊपर एफआईए के हवाले कर दिया गया है, और इस केस में क्या होगा, क्या चीज़ें मज़े आप आएंगी वो भी आपको बताएंगे, और ख़ास तौर पे डक्की भाई के हवाले से भी आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कब उनकी ज़मानत दायर हुई है और ये केस आगे किस तरफ चला जाएगा। मजीद अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।